हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट क्लासेस सीतामढ़ी। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले टॉपिक में हम चर्चा किए थे, मौर्यकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उस प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा किए थे। आज जो हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था हम कहते हैं किसको। तो देखिए, अर्थव्यवस्था जो होते हैं वो सबसे पहले जान लीजिए कि होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था मानवीय क्रियाओं का क्या होता है, एक संगठन होता है। क्या होता है? संगठन होता है। आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था मानवीय क्रियाओं का एक संगठन होता है जिसके अंतर्गत लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं। क्या करते हैं? संचालन करते हैं। जैसे कोई आदमी जो है वो आपको कृषि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, कोई उद्योग धंधे से जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो कोई सेवा क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। और इन सबका उद्देश्य होता है अपने जीविकोपार्जन करना। क्या करना? अपना जीविकोपार्जन करना और अपनी आय को बढ़ाना। तो यहाँ से हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में, व्यापार के बाद हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में, और मौर्यकाल में चलने वाले जो सिक्के थे इस सिक्के के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि की। तो कृषि किसी भी अर्थव्यवस्था की क्या होती है? रीढ़ होती है। क्या होती है? रीढ़ होती है। तो मौर्य काल में कृषि और पशुपालन जो था वह अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। क्या थी? रीढ़ थी। तो मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होते थे उसको सीता कहा जाता था। आप याद रखिएगा कि मौर्य काल में जो सरकारी भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। और इसके देखभाल करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होते थे उसको सीताध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीताध्यक्ष। ठीक है। तो यहाँ से एक नंबर के प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य काल में जो सरकारी भूमि थी उसे क्या कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सीताध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है। आइए, कृषि के विकास के लिए क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील। और यह सुदर्शन झील जो है वो आपको गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतपति थे उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। इसी पुष्यगुप्त ने क्या किया था कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो अगर आपसे वस्तुनिष्ठ में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रांतपति थे पुष्यगुप्त, उसी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अशोक ने भी कई सारे नहरों का निर्माण कराया था ताकि अधिक से अधिक कृषि का विकास हो सके और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अधिक से अधिक राजस्व को जोड़ा जा सके। आइए अब हम बात करते हैं व्यापार की। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यापार हम कहते हैं किसे। तो वस्तु और सेवाओं का जब बिना रोक टोक के आदान प्रदान होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। याद रखिएगा कि वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान जब बिना रोक टोक के हो तो उसे हम लोग व्यापार कहते हैं। तो मौर्य काल में व्यापार जो होते थे वह आपको आंतरिक भी होते थे और आपको बाह्य व्यापार भी होते थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सर, आंतरिक व्यापार जो होते थे वो किस चीज से होते थे? तो आंतरिक व्यापार जो होते थे वह आपको सड़क और नदियों के द्वारा होता था। किसके द्वारा होता था? सड़क और नदियों के द्वारा क्या होता था कि आपको आंतरिक व्यापार होता था, अर्थात अपने देश की सीमा के अंदर में जो व्यापार होता था वह आपको सड़क और नदियों के द्वारा होता था। और इस समय यानी कि मौर्य काल में जो मार्ग निर्माण अधिकारी होते थे उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है, मौर्य काल में मार्ग निर्माण करने वाले जो अधिकारी होते थे उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि आंतरिक व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो था उत्तरापथ। क्या था? उत्तरापथ। और आपको हम बताए थे कि उत्तरापथ क्या था कि मौर्य काल का एक प्रांत था और इस उत्तरापथ की जो राजधानी थी तक्षशिला थी। कहाँ थी? तक्षशिला थी। ठीक है। तो इस मार्ग पर पड़ने वाले जो मुख्य व्यापारी केंद्र थे उसमें आपको पाटलिपुत्र था, काशी था, प्रयाग था, कौशाम्बी था और तक्षशिला था। यानी कि हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में, ठीक है, कि व्यापार का जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो आपको पाटलिपुत्र हुआ करता था, काशी हुआ करता था, प्रयाग हुआ करता था, कौशाम्बी हुआ करता था और तक्षशिला था। ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं बाह्य व्यापार की। तो बाह्य व्यापार जो मौर्य काल में होता था मुख्य रूप से सीरिया, मिस्र और आपको पश्चिमी देशों के साथ होता था। और यह जो बाह्य व्यापार होता था वह आपको समुद्र के माध्यम से होता था। किसके माध्यम से होता था? समुद्र के माध्यम से। और इस समुद्र किनारे मुख्य रूप से दो बंदरगाह थे। एक बंदरगाह का नाम है आपको भरौच और एक का नाम है ताम्रलिप्ति। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं भरौच और ताम्रलिप्ति, ये बंदरगाह का नाम जो है वो आपको ये जो 65वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था कि क्वेश्चन ये पूछा गया था मौर्य काल से। ठीक है। तो मौर्य काल में जो व्यापार का मुख्य जो केंद्र था
आपको बंदरगाह वाला वो कौन था, भरूच था और ताम्रलिप्ति था। तो भरूच जो है अरब सागर से सटा हुआ गुजरात में था, वहीं आपको ताम्रलिप्ति या तामलुक उसका अभी नया नाम है, जो कि आपको बंगाल में, यानी कि अभी जो ये जगह है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यह आपको बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ क्या था, बंदरगाह था। तो मौर्य काल में जो आपको क्या होता था, बाह्य व्यापार होते थे, वो दो बंदरगाहों से होता था। एक बंदरगाह का नाम था भरूच और दूसरा का नाम था ताम्रलिप्ति, या इसी का अभी का नाम जो है वह है आपको तामलुक, जो कि आपको बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, जबकि भरूच बंदरगाह जो है वो आपको अरब सागर से सटा हुआ है। तो आइए इस टॉपिक को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जाने कि सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था और इसके जो अध्यक्ष होते थे उसे सीताध्यक्ष कहा जाता। तो कृषि के विकास के लिए क्या हुआ था कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। लेकिन अगर थोड़ा सा डिप में क्वेश्चन जाएगा तो डिप में क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रांतपति ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, तो वह था आपको पुष्यगुप्त। अब मौर्य काल में व्यापार जो होते थे वह आपको दो प्रकार से होते थे, एक आंतरिक व्यापार होते थे और एक जो होते थे वो आपको बाह्य व्यापार होते थे। तो हमारा जो आंतरिक व्यापार है वो आपको सड़क और नदियों द्वारा होता था। मौर्य काल में मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण करने वाले जो अधिकारी होते थे वो आपको एग्रोनोमोई कहलाता था। आंतरिक व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो आपको उत्तरापथ था और इस मार्ग पर पड़ने वाले जो मुख्य शहर होते थे या मुख्य व्यापारिक केंद्र जो थे वो आपको पाटलिपुत्र, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी और तक्षशिला था। बाह्य व्यापार मुख्य रूप से आपको सीरिया, मिस्र और पश्चिमी देशों के साथ होता था और यह आपको समुद्री मार्ग से होता था, ठीक है। तो समुद्री मार्ग से होता था तो इसमें एक बंदरगाह था भरूच जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था और दूसरा था आपको ताम्रलिप्ति या तामलुक जो कि आपको बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ आपको पूर्वी तट पर स्थित था। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि बाह्य व्यापार हमारा मुख्य रूप से किससे होता था, सीरिया और मिस्र और पश्चिमी देशों के साथ, और इसमें दो बंदरगाह सम्मिलित होते थे, एक भरूच और एक जो था ताम्रलिप्ति। तो भरूच बंदरगाह आपको गुजरात में और गुजरात का सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। और एक है ताम्रलिप्ति बंदरगाह या इसी का नया नाम है तामलुक, जो कि आपको बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ था और इससे क्या होता था कि बाहरी देशों के साथ हमारा व्यापार होता था। अब आइए हम बात करते हैं उद्योग की। तो देखिए उद्योग जो होता है वो आपको द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी सेकेंड सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो हम बात करते हैं कि उद्योग अगर नहीं रहे किसी देश में तो वह देश विकास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देखिए बिना उद्योग के हम किसी भी देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आज देखिए कि हमारे बिहार से बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं वो आपको प्रवास करते हैं बाहरी राज्य में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, उद्योग धंधे का अभाव है, जबकि बाहरी राज्य में उद्योग धंधे जो है उन्नत रूप से फल फूल रहा है, इसलिए वहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। तो मौर्य काल में भी क्या था कि उद्योग धंधा जो था वो अपने चरम पर था और यहाँ पर जो मुख्य उद्योग हुआ करता था वो आपको कपड़ा उद्योग था। क्या था? कपड़ा उद्योग था। और कपड़ा उद्योग का जो मुख्य केंद्र था वो आपको काशी था, वत्सा, मदुरा था और बेंगी था, ठीक है। यानी से इसको यहाँ से याद रखना है कि मौर्य काल में जो उद्योग का मुख्य केंद्र हुआ करता था वो आपको काशी, वत्स और मदुरा और बेंगी हुआ करता था। इसके अलावे क्या था कि उद्योग में आपको बढ़ईगिरी भी काफी ज्यादा फला फूला था। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, चर्म उद्योग था, धातु उद्योग था, तो इस सब का भी विकास हुआ था। लेकिन मौर्य काल में जो सबसे ज्यादा विकास हुआ वो आपको कपड़ा उद्योग का हुआ। किसका हुआ? कपड़ा उद्योग का। अब आइए अब हम बात करते हैं सिक्के की। तो आज भी आप लोग सिक्के देखे होइएगा, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ऐसे सिक्के आप देखे होंगे क्या। तो मौर्य काल में क्या था कि जो सिक्के थे उस सिक्के के बारे में आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ में। तो आइए हम इस सिक्के के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का जो अध्ययन है वह आपको न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, या इसी को हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपका बन जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य काल में आपको, सॉरी मौर्य काल हटाइए, सीधे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो आपको न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। और मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी उसको पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी उसको पन कहा जाता था, ठीक है। और ये जो पन मुद्रा थी ये आपको चांदी का बना होता था। किसका बना होता था? चांदी का बना होता था, ठीक है। आइए
मौर्य काल में क्या था कि आपको 3 प्रकार के सिक्के जो थे वह प्रचलन में था। तो एक सिक्के का नाम जो है वो आपको स्वर्ण सिक्के है, दूसरा जो था चांदी के सिक्के थे, तीसरा जो है तांबे के सिक्के थे। यानी कि मौर्य काल में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के चला करते थे। तो स्वर्ण सिक्के को आपको निष्क या सुवर्ण कहा जाता था। इस चीज को याद रखिएगा कि मौर्य काल में चलने वाले सोने के सिक्के को निष्क अथवा सुवर्ण कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्के को कर्षारपण या इसी को पन कहा जाता था, या इसी को रुपया कहा जाता था, या इसी को धर्म कहा जाता था, या इसी को सत्यमणि कहा जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मौर्य काल में चलने वाले चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है, तो मौर्य काल में चलने वाले चांदी के सिक्के को आपको कर्षारपण, पन, रुपया, धर्म या सत्यमणि कहा जाता था। अब हम बात करते हैं तांबे के सिक्के के। तो मौर्य काल में चलने वाले तांबे के जो सिक्के होते थे उसको काकनी क्या कहा जाता था, काकनी या उसी को माशक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, माशक, या इसी को भाषक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भाषक। तो यहाँ से आपको इस चीज को याद रखना है कि सबसे पहले कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन जो है वो आपको न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, या इसी को मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। मौर्य काल की जो राजकीय मुद्रा थी वो क्या थी, तो वह आपको पन था। क्या था, पन था। और यह पन मुद्रा जो होती थी वह आपको चांदी के बने होते थे। तो मौर्य काल में 3 प्रकार के सिक्के जो थे प्रचलन में थे। एक आपको स्वर्ण सिक्के, एक आपको चांदी के सिक्के, एक तांबे के सिक्के। तो स्वर्ण सिक्के को निष्क कहा जाता था या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कर्षारपण या इसी को पन या इसी को रुपया या इसी को धरन या इसी को सतमनी कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को काकनी, मासक, भाषक ये सब कहा जाता था। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि सर मौर्य काल में जो टकसाल के प्रधान होते थे या मौर्य काल में जो टकसाल के अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल में जो टकसाल के अध्यक्ष होते थे उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष। यहाँ से एक चीज को याद रखना है आपको कि मौर्य काल में जो टकसाल के अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहा जाता था, लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। अब यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि सर टकसाल हम कहते हैं किसे। तो देखिए टकसाल कहने का मतलब हुआ कि जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। और जितने भी सिक्के होते हैं उसको एक साँचे में ढाला जाता है। ठीक है। तो मौर्य काल में जो टकसाल के अध्यक्ष होते थे उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और मौर्य काल में जो मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी होता था उसको रूपदर्शक कहा जाता था। तो यहाँ से इस चीज को भी आपको क्लियर करना है कि मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी मौर्य काल में क्या कहलाता था, तो वह आपको रूपदर्शक कहलाता था। क्या कहलाता था, रूपदर्शक। तो आइए इस सिक्के को फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स। राजकीय मुद्रा क्या थी मौर्य काल की, तो वह पन थी। प्रचलित सिक्के कौन कौन थे, स्वर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के। तो आपको स्वर्ण सिक्के में जिसे क्या कहा जाता था, तो निष्क या उसी को सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आपको कर्षारपण, पन, रुपया, धरन या उसी को सतमनी कहा जाता था। तांबे के सिक्के को काकनी, मासक या भाषक कहा जाता था। मौर्य काल में जो टकसाल के अध्यक्ष होते थे उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। और मुद्राओं के जो परीक्षण करने वाले अधिकारी होते थे उसको आपको रूपदर्शक कहा जाता था। तो इस चीज को भी आपको यहाँ से याद रखना है। अब आइए हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अशोक के अभिलेख से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह जानना है कि अभिलेख आखिरकार होता है क्या। तो प्राचीन काल में क्या था कि राजा जो होते थे अपने उपलब्धियों को लिखवाने के लिए क्या करते थे, उस समय तो आपको ये पेन, कागज ये चीज तो था नहीं। तो राजा अपने उपलब्धियों को लिखाने के लिए क्या करते थे कि एक दरबारी कवि रखा करते थे या एक लिखने वाले जो अधिकारी होते थे उसे रखा करते थे। और इन अधिकारियों का काम क्या होता था कि चट्टानों पर, पत्थरों पर जो ताम्र पत्र होते उन पर वो क्या करते थे कि राजा के कीर्ति गाथा को वो लिखा करते थे। ठीक है। तो सबसे पहले भारत में जो अभिलेख लिखवाने का कार्य शुरू किया था बड़े पैमाने पर वो आपको राजा अशोक ने किया था। कौन किया था, राजा अशोक ने। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर यह जान लीजिए कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, क्योंकि आपको वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। तो अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी या इसी को बोलते हैं अभिलेखा शास्त्र। क्या बोलते हैं, अभिलेखा शास्त्र। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो सम्राट अशोक जो थे उसके अभिलेख को हम लोग 3 वर्गों में बांट कर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शिलालेख। इस शिलालेख की जो संख्या थी 14 थी। स्तंभलेख इसकी संख्या 6 और गुहालेख इसकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 3। तो सम्राट अशोक के अभिलेख को कितने वर्गों में हम बांटेंगे, 3 वर्गों में। एक सबसे पहले क्या, शिलालेख, उसकी संख्या कितनी थी, 14। स्तंभलेख इसकी संख्या कितनी थी, 6। गुहालेख इसकी संख्या कितनी थी, 3 थी। ठीक है।
अब है कि सम्राट अशोक के अभिलेख की जो भाषा थी वो क्या थी, तो वो आपको प्राकृत थी। यानी कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख है इसकी जो भाषा थी वो आपको प्राकृत थी। और अशोक के जो अभिलेख है वो आपको 4 लिपियों में मिले। कितने लिपियों में मिले हैं? 4 लिपियों में। कौन कौन लिपि है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए अभिलेख कहाँ से मिले, तो आप इस चीज को याद रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि में जो मिले अभिलेख है वो हमें आपको इंडिया से मिला, यानी कि भारत से। कहां से मिला है? भारत से। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि इंडिया से मिला है। खरोष्टी लिपि में जो लिखा हुआ अभिलेख है यह हमें आपको पाकिस्तान से मिला है। कहां से मिला है? पाकिस्तान से, ठीक है। और अरमाइक और यूनानी लिपि में जो लिखा हुआ अभिलेख है वह हमें कहां से मिला है, तो वह आपको अफगानिस्तान से मिला है। कहां से मिला है? अफगानिस्तान से। तो इस चीज को भी याद रखना है कि सम्राट अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अगर पूछेगा तो वो संपूर्ण भारत में था। खरोष्टी लिपि में तो आपको पाकिस्तान से मिला, जबकि अरमाइक और यूनानी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख जो है वह आपको अफगानिस्तान से मिला। तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है वो आपको 3 जगहों से मिला है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो भारत में क्या हुआ है कि आपको ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है इनके अभिलेखों में, वहीं पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि का, वहीं आपको अफगानिस्तान में अरमाइक और यूनानी लिपि में लिखे हुए अभिलेख मिले हैं। तो आइए हम यहाँ पर एक चीज और भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर, जबकि खरोष्टी लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अशोक के शिलालेख की। तो अशोक के जो शिलालेख है इसकी संख्या जो है वो आपको 14 है। कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है। स्तंभलेख की संख्या कितनी है? 6 है। गुहालेख की संख्या कितनी है? 3 है। सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो आपको किस भाषा में मिले? प्राकृत भाषा में। इसकी लिपि क्या थी? तो इसकी लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी थी। ब्राह्मी लिपि में जो लिखे हुए अभिलेख है वह हमें भारत से मिले हैं। खरोष्टी लिपि में जो लिखे हुए अभिलेख है वह हमें पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक और यूनानी लिपि में जो लिखे हुए अभिलेख है वह हमें अफगानिस्तान से मिला। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। अब हम समझते हैं सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उस शिलालेख की मुख्य बातों को समझते हैं। तो शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। तो सम्राट अशोक के जो प्रथम शिलालेख है उसमें आपको जीवों की बलि पर जो प्रतिबंध लगाए थे सम्राट अशोक, इसके बारे में जानकारी है क्या? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक जो था कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य किए, ठीक है। तो उसी चीजों के अंतर्गत क्या था कि जीवों की बलि पर भी इसने क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीवों की बलि पर प्रतिबंध अशोक ने लगाया था, यह बात हमें किस शिलालेख में मिलती है? तो प्रथम शिलालेख में। वहीं अशोक का विदेशी राज्यों से भी संबंध था, तो ऐसे संबंध की जानकारी जो है हमें अशोक के दूसरे शिलालेख से मिलती है। फिर है कि धर्म की प्रचार जो है सम्राट अशोक ने करवाया था या किया था, इसकी जानकारी हमें तीसरे शिलालेख से मिलती है। तो आप सबको पता होगा कि सम्राट अशोक जो थे कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उसने क्या किया था कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, यानी कि बौद्ध धर्म की जो प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति होते थे उसकी नियुक्ति की थी। तो धर्म की प्रचार की जो बात कही गई है वो आपको तीसरे शिलालेख में कहा गया। फिर है चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति का वर्णन है। भेरी घोष कहने का मतलब हुआ कि सम्राट अशोक जो थे कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था कि युद्ध की नीति को छोड़ दिया और धर्म की नीति को अपना लिया। तो युद्ध की नीति को भेरी घोष कहा जाता था, जबकि धम्म घोष की नीति जो होती थी यानी धर्म की नीति वो अपना लिया। क्या? तो अगर आपसे प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा कि अशोक किस युद्ध के बाद भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई थी, तो कलिंग युद्ध के बाद, जिसका वर्णन किस शिलालेख में है? तो चौथे शिलालेख में। उसके बाद है अशोक धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, इसका वर्णन जो है 5वें शिलालेख में है। फिर आपको छठे शिलालेख में जो है राज्य के कर्तव्य और आत्मनियंत्रण के बारे में बात कही गई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। जैसे आप देखिए कि हमारे पास कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो उस समय भी क्या था कि प्राचीन काल में भी सम्राट अशोक ने वहां के नागरिकों को जवाबदेह बनाने के लिए राज्य के जो कुछ कर्तव्य थे वो जनता पर सौंपे थे। क्या? इसके अलावा आत्मनियंत्रण, इस सबकी जो जानकारी मिलती है अशोक के छठे शिलालेख से मिलती है। इसके अलावा 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक जो तीर्थ यात्रा किए थे उस तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन जो किस शिलालेख में, तो 7वां और 8वां में। वही 9वां में अब तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन है। 10वें शिलालेख में प्रजा हित की जानकारी है, यानी कि अशोक ने ऐसे अधिकारियों को नियुक्त किया था जिसका काम था समय समय पर वह राज्य का दौरा करे और प्रजा हित की जानकारी ले। वहीं 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है।
12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता और स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति की गई है। यानी कि पहले क्या था कि केवल पुरुष जो होते थे वही क्या करते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने स्त्री को भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नियुक्त किया। जैसे इसका पहला उदाहरण लीजिए कि अशोक जो था अपने पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, धम्म महामात्र के रूप में। क्या? तो धार्मिक सहिष्णुता और स्त्री महामात्रों की जो नियुक्ति मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? तो 12वें शिलालेख से। जबकि 13वें शिलालेख से हमें कलिंग विजय के बारे में जानकारी मिलती है और 14वें शिलालेख से अशोक जो थे अपने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था, ऐसे चीजों की जानकारी हमें 14वें शिलालेख से मिलती है। तो हमने क्या जाना कि अशोक के जो अभिलेख है वो 14 है और 14 अभिलेख के बारे में हम यहाँ पर क्या किया? चर्चा की है। तो ये सारे इंपोर्टेंट नहीं है, जो इंपोर्टेंट है थोड़ा सा मेरे नजरिए से उसको देखिए। तो सबसे पहले है कि आपको ये चौथा, ये भी काफी वीवीआई पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको पांचवा, ये भी वीवीआई है, ये भी काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है वो आपको कलिंग विजय की जो जानकारी है वह कहाँ से मिलती है? तो कलिंग विजय की जो जानकारी है अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। तो इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक पहला को भी याद रखिएगा कि पशु बलि और क्या कहते हैं सभी जीवों के बलि पर जो निंदा की गई है उसकी जानकारी भी जो है हमें आपको प्रथम शिलालेख से मिलती है। तो ये 4-5 ऐसे शिलालेख है जिसके बारे में क्या होता है कि आपको एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो क्या था? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और अशोक के अभिलेख, ठीक है। तो इस अभिलेख के बारे में हम आज चर्चा किए। फिर यहाँ पे हम चर्चा कर देते हैं कि अशोक के जो स्तंभ लेख थे उसकी संख्या 6 थी और उसके बारे में भी आप बुक से थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा किए उस चीज को फिर से एक बार देख लेते हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, अशोक के अभिलेख, इन 2 टॉपिक पर चर्चा किए और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या अगर इस टॉपिक में आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव निदान करेंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।